अभिवादन शैलीस्य नित्यां वृद्धोपसेविना चतुवारी वर्धान्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो भी व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करेगा, उन्हें प्रणाम करेगा, उनकी सेवा करेगा, वह व्यक्ति इन 4 चीज़ों में हमेशा आगे बढ़ेगा, आयु, विद्या, यश और बल में। हमारे शास्त्रों में भी माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है और कहते हैं कि चारों तीर्थ करने के बाद भी जो सुख शांति नहीं मिलती, एक बार माता पिता की सेवा करके देखो, स्वर्ग का आभास होगा। पर किंतु ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, जो रियलिटी है वो कुछ और ही है। पेरेंट्स को घर में ही सम्मान नहीं मिलता है, तो क्या उनके लिए जो वॉयलेशन हो रहा है उन पर कोई आवाज़ नहीं उठाता? उनके लिए पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया है? While fear when Amicus Curiae is here. इंडिया के लॉज को अगर अच्छे तरीके से समझा जाए तो इंडिया में बेस्ट लॉज दिए हैं, क्योंकि ये लॉज जो है ईच एंड एवरी पर्सन के बारे में बात करते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट अवर टुडेज टॉपिक, पेरेंट्स के डिसरिस्पेक्ट पर कोई लॉज, तो ऑफकोर्स देयर इज अ लॉ और एक्ट कॉल्ड पेरेंट्स मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2007, जिसमें बताया है कि ऑन वॉयलेशन, जब पेरेंट्स के साथ में कुछ भी रॉन्ग या वॉयलेशन होता है उनकी किसी भी चीज़ राइट्स का, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट्स हैं, कितना फाइन इम्पोज है और उनकी कहाँ कहाँ राइट्स है, ये सब की जानकारी उस एक्ट में दी है। तो उसे हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो ये एक एडीपीओ का सब्जेक्ट है, तो हमें इसकी पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। लेट्स डिस्कस। So the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 के 32 सेक्शंस है टोटल और 7 चैप्टर्स हैं। इसमें से कुछ सेक्शंस हमारे एडीपीओ के लिए इम्पोर्टेंट है और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ की प्रोविजंस दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ हु कैन क्लेम, मीन्स इस में अगर किसी का वॉयलेशन होता है तो वो क्लेम कौन कर सकता है। तो पेरेंट्स यानी कि हमारे मम्मा पापा, पेरेंट्स कैसे, बायोलॉजिकल जिनसे हमारे जीन्स हैं, अडॉप्टिव जिन्होंने हमें अडॉप्ट किया है अडॉप्शन प्रोसेस के थ्रू, या स्टेप पेरेंट्स यानी सौतेले माँ बाप भी इसमें क्लेम कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो जिनकी भी एज 60 एंड 60 अबव है, वो सीनियर सिटीजन्स यानी कि हमारे दादा दादी जो हैं वो इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। फिर सेकेंड इज हु इज़ लाइबल, तो ये किस पर इम्पोज होगा, कौन होगा लाइबल इस क्लेम के लिए, मतलब वॉयलेशन कौन ही कर रहा है, ये किस पे जाएगी ड्यूटी, लाइबिलिटी किस पर होगी ऐसा। तो वो एडल्ट चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ही, तुम्हारे मतलब पेरेंट्स के भी बच्चे या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी लाइबल हो सकते हैं। देन मेंटेनेंस अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है मैक्सिमम अलाउंस मंथली मेंटेनेंस, जो कि एजुकेटेड बाय होगा मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स के अकॉर्डिंग। ओके। देन कम्स पीडी रेमेडी, जो भी एप्लीकेशन ऐसे वॉयलेशंस के लिए आएगी जिसमें पेरेंट्स का राइट वॉयलेट हो रहा है, उसकी जो हेयरिंग होगी, जो भी नोटिस वगैरह भेजना होगा, उसका विद इन 90 डेज़, जब से इशू अराइज होगा उससे लेके 90 डेज़ के भीतर इशू नोटिस करना होगा। पेनल्टीज़ क्या इम्पोज होगी, तो अगर कोई भी पर्सन ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल हो जाता है तो उस पर पेनल्टी इम्पोज होगी 5000 रुपीज़ की, और 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट भी होगा, और या तो दोनों होगा। ठीक है। इसमें कुछ मेजर सेक्शंस इम्पोर्टेंट हैं। पहला सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लोज है, जिसमें डेफिनेशन दी है चिल्ड्रन की कि कौन चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो चिल्ड्रन कोई भी बेटी, बेटा, पोता, पोती, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन माइनर नहीं होते हैं। ठीक है। देन कम्स मेंटेनेंस, इसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि रोटी, कपड़ा, मकान और मतलब जो भी मेडिसिन ट्रीटमेंट वगैरह रहता है वो सब मेंटेनेंस में इंक्लूड होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, या फिर कोई
कोई चीज़ें लाइक व्हाट वी से लाइक स्टैंड खड़े होने के लिए, या दैट साइकिल फॉर वॉकिंग, ये सब जो है ये मेंटेनेंस में इंक्लूड होगा। ओके, देन कम्स कि पेरेंट्स कौन होंगे, तो वही अभी हमने बात करी थी, बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव और स्टेप पेरेंट्स। ठीक, सीनियर सिटीज़न वही जो 60 और 60 अबव की एज के हैं बुज़ुर्ग, वही सीनियर सिटीजन्स हैं। देन कम सेक्शन 4, ऑब्लिगेशन ऑफ मेंटेनेंस, मीन्स कौन मेंटेनेंस मांग सकता है, तो वो भी हमने अभी बताया था, डिस्कस किया था कि जो बुज़ुर्ग हैं अपनी कमाई या प्रॉपर्टी से अपना खर्च नहीं चला सकते, किसी से मांग सकते हैं, अपने बड़े बच्चों से, अगर बच्चे नहीं हैं तो उनके मतलब जो रिलेटिव्स हैं उनसे, जो भी कानूनी उनके वारिस रहेंगे उनसे प्रॉपर्टी की जो इनहेरिट करेगा उनसे जो मेंटेनेंस है वो मांग सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस मतलब कि कौन एप्लीकेशन फाइल करेगा, जो एल्डरली पर्सन है या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके बिहाफ पे ये फाइल क्लेम की जाएगी। ठीक है, देन कम सेक्शन 7, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, जो भी ट्रिब्यूनल है जो इसको लुकआउट करता है मेंटेनेंस को और प्रोटेक्शन सेफ्टी ऑफ द सीनियर सिटीजन्स और द पेरेंट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसका कैसे होगा, वो कैसे फॉर्म होगा, तो उसको फॉर्म करेगा स्टेट गवर्नमेंट। हर सब डिवीज़न में एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनाएगी, जिसे सब डिविजनल ऑफिसर प्रिसाइड करेंगे, मतलब उनके हेड जो होंगे वो एसडीओ या एसडीएम होंगे। ठीक है, देन कम्स अ सेक्शन 9, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, जो भी ऑर्डर जो मेंटेनेंस का होगा वो पहले मैक्सिमम लिमिट 10,000 पर मंथ थी, पर अब नए ट्रेंड्स के हिसाब से गवर्नमेंट इससे बच्चों की कमाई के हिसाब से मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, मतलब कि जो पेरेंट्स को या जो बुज़ुर्गों को मेंटेनेंस मिलता था वो पहले जो था 10,000 रुपीज़ मिलता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जितने बच्चों की कमाई है उसकी कमाई को देख के उनका मेंटेनेंस जो है डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 17, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स इस एक्ट के तहत जब भी कोई मामला मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने चल रहा हो, तो दोनों में से कोई भी पार्टी, ना तो पेरेंट्स और ना ही बच्चे, किसी लीगल प्रैक्टिशनर को अपना केस के लिए नहीं रख सकते। मतलब एग्जाम्पल कि नो पार्टी टू प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि एक एब्सोल्यूट बार लगता है। ठीक है, मतलब इसका सरकार ने आसान नियम बनाया कि खर्च बचाने के लिए पेरेंट्स के पास पहले से पैसे नहीं होते हैं, अगर बच्चों के पास बड़े वकील होंगे तो गरीब पेरेंट्स उनका मुकाबला नहीं कर सकती, तो और इसलिए भी कि जल्दी फैसला हो जाए इसीलिए कोई लीगल प्रैक्टिशनर नहीं रखा जाता है। ठीक है, ओके, देन सेक्शन 23, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सम सर्कमस्टेंसेस इट इज़ बैंड, मीन्स अगर पेरेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को इस शर्त पर गिफ्ट या ट्रांसफ़र की थी कि वो उनका ख्याल रखेंगे और बाद में बच्चे धोखा दे देते हैं, तो ट्रिब्यूनल इस ट्रांसफ़र को फ्रॉड कोर्शन मान सकता है और इस ट्रांसफ़र को वॉइड कर देगा। मतलब वो प्रॉपर्टी जो है पेरेंट्स को उनको वापस मिल जाएगी, उनकी ही प्रॉपर्टी। ये एक अच्छा पॉइंट है पेरेंट्स के लिए, एक अच्छा है कि उनको अगर कोई बच्चे निकालते हैं या उन्हें परेशान करते हैं तो उनके पास में ये राइट होता है कि उसे अपनी प्रॉपर्टी जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड है उसे निकाल सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी पर खुद ही रह सकते हैं। देन कम्स सेक्शन 24, अबंडमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, अगर कोई बच्चे अपने पेरेंट्स को कहीं अकेला छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं तो ये एक ऑफेंस बनता है, ये एक ऑफेंस है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी सज़ा 3 महीने तक की है जेल और फाइन है 5,000 इम्पोज किया जाता है। देन कम सेक्शन 25, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, इस एक्ट के अंदर आने वाले ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे। ठीक है, कॉग्निजेबल होंगे, संज्ञान में लेंगे और बेलेबल होंगे, बेल भी मिल जाएगी और इनका ट्रायल एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। सिचुएशन के अराइज होने के बाद वह हमारे सामने लॉ बन के आती है, जिसे लॉ लैंग्वेज में जजमेंट्स कहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में भी कुछ जजमेंट्स दिए हैं जिसका हम डिस्कशन करते हैं। Supreme Court has laid down some judgments on this act. फर्स्ट इज सुदेश शिकारा वर्सेस रामती देवी। केस के फैक्ट्स है कि एक माँ ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दी पर बाद में कहा कि बेटी ख्याल नहीं रख रही है इसलिए प्रॉपर्टी वापस चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सेक्शन 23 क्लोज 1 के तहत प्रॉपर्टी तभी वापस ली जा सकती है जब ट्रांसफर डॉक्यूमेंट जो भी है, गिफ्ट डीड है, सेल डीड है, उस पर ये कंडीशन लिखी हो क्लियरली कि अगर जो व्यक्ति है बेसिक नीड्स या फिजिकल एमिनिटीज़ पूरी करेगा मेरी तो ही उसे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी। और अगर ऐसी कोई शर्त लिखी थी तो वो प्रॉपर्टी आपकी है। और ऑर्डर यही आया कि वह प्रॉपर्टी उस बुजुर्ग महिला को वापस मिल गई। सेकेंड इज उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित। इसके फैक्ट्स ये हैं, माँ ने बेटों को गिफ्ट डीड के साथ एक वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट होता ना, पर साइन करवाया था कि वो उनकी सेवा करेगा तभी ये बेटे को ये प्रॉपर्टी मिलेगी। और पर बेटे ने ऐसा नहीं किया, उसने धोखा दे दिया। तो अगेन उस प्रोमिसरी नोट के बिहाफ पर उसे भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानकर प्रॉपर्टी जो है उनको वापस दिलाई गई। नेक्स्ट इज परमजीत कुमार सरोया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सेक्शन 17 की बात करता है कि वकील के बेन पर ट्विस्ट है। मतलब इस पे कोर्ट का फैसला आया था कि हालांकि सेक्शन 17 कहता है कि वकील कोर्ट में नहीं आ सकते, मीन्स इस एक्ट में जो लीगल प्रैक्टिशनर्स को हायर नहीं कर सकते हो, पर इस केस में कोर्ट ने साफ किया कि ये नियम एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई सीनियर सिटीज़न या पार्टी कानून नहीं समझती है तो फेयर ट्रायल के लिए उन्हें वकील रखने की अनुमति दी जा सकती है। मतलब अगर उन्हें कोई जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है तो उसके लिए वो लीगल प्रैक्टिशनर रख सकते हैं। वैसे तो रूल यही है कि ये एक्ट है जिसमें लीगल प्रैक्टिशनर का रोल नहीं है, पर जहाँ कहीं लॉ की बात आए कि लॉ ना समझ आ रहा हो या वो प्रोसीजर नहीं समझ आ रहा हो तो दे कैन कीप लीगल प्रैक्टिशनर। So this video is all about the senior citizens who's facing many issues like that at home. तो ऐसा कोई पर्सन आपको मिले तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर प्रोवाइड करें। एंड एट लास्ट आई वांट टू से कि पेरेंट्स ने हमें बर्थ दिया है और हमारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो इस चीज़ का उन्हें आप प्राउड फील कराएं, ना कि उनकी डिसरिस्पेक्ट करके उन्हें परेशान करें। थैंक यू। इफ़ दिस वीडियो फील्स यू हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट।